नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए सामाजिक अध्ययन विषय की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही हमारे चैनल पर, जो कि एक बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज है। अगर आप दोस्तों हमारी पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेपर में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 10 है। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वर्ष 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय विद्वान ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो देखिए, सबसे पहली बात आपको पता ही होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था, और ये वही हत्याकांड है जिसके विरोध में जब अनशन हो रहा था जालियांवाला बाग में और वहां पर गोली चलवा दी गई थी। तो ये तो आपको पता ही है। अब महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। ये बात ध्यान रखिएगा, कैसर ए हिंद। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और कैसर ए हिंद किसने वापस की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर 1582 ईस्वी में किस नए धर्म या संप्रदाय की स्थापना की? देखिए दोस्तों, सुलह कुल की शुरुआत अकबर ने की। इबादत खाना अकबर ने शुरुआत करी 1575 ईस्वी में। महजरनामा अकबर ने शुरुआत करी। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सुलह कुल, इबादत खाना, महजरनामा है, ये सभी धर्म से ही जुड़े हुए हैं। मतलब धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए अकबर के द्वारा ही शुरू की गई चीजें हैं ये। और इन सबको सम्मिलित रूप दिया गया दीन इलाही के रूप में 1582 में। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, दीन इलाही। ये बात आप याद रखिएगा। और इबादत खाना का सन याद रखेंगे, 1575। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों राजा जयसिंह के बीच 1665 ईस्वी में कौन सी प्रसिद्ध संधि हुई? देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे तो मुगलों के आगे ब्रैकेट में राजा जयसिंह लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि मुगल सेना की तरफ से, मुगलों की तरफ से जो सेनापति थे वो राजा जयसिंह ही थे। तो राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच संधि हुई थी दोस्तों, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की। कब हुई थी? 11 जून 1665 को हुई थी पुरंदर की संधि। सालवाई की संधि भी याद रखेंगे आप, 1782 में हुई थी। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। और ये जो दो संधियां हैं, सालबाई और बेसिन, ये दोनों हुई थी दोस्तों अंग्रेजों और मराठों के बीच में। और जो पुरंदर की संधि हुई थी वो हुई थी मुगल और मराठा के बीच में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में कौन सा एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये याद रखिए, महाजनपद कितने थे? 16 थे। और उन 16 में जो अशमक महाजनपद था, इसको अस्सक भी कहा जाता है, ये एकमात्र था जो दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी दोस्तों पोटन। अगला प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 किसके बीच हुआ? देखिए, याद रखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध आपको पता ही है 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर विजयी हुआ। दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अकबर विजयी हुआ। और तीसरा पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। तो ये तीनों युद्ध आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, पहली बात तो ये याद रखिए कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? पितृहंता। क्योंकि जो लड़का था वो अपने पिताजी को मारकर गद्दी पर बैठा, तो इसका संस्थापक था बिंबिसार। अब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करी, फिर बैठ गया उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। और ये अजातशत्रु वही है जिसके शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी। और बौद्ध संगीति पे अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछला प्रैक्टिस सेट देखिए। बौद्ध संगीति से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, और कहो 2 आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। अगला प्रश्न है, दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग किसने बनाया? अब पहली बात यहां पर ये आप याद रखेंगे कि दीवाने अमीर कोही, ये जो नाम है, विभाग है, किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अलाउद्दीन खिलजी की 2 बातें आप याद रखिएगा। एक तो इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, अगर कभी भी आ जाए कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान प्रसिद्ध है, तो अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरे इसकी बात याद रखिएगा, दाग एवं हुलिया प्रथा, जो घोड़ों पर दाग और सैनिकों के लिए हुलिया की व्यवस्था की गई थी, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की।
अगला प्रश्न है, अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है दोस्तों कृष्णदेव राय। और ये कृष्णदेव राय वही हैं जिनके दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 कवि रहते थे, और इनमें ही एक कौन थे? तेनालीराम। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? देखिए 3 डिग्री चैनल, चैनल का मतलब रेखाएं, तो ये 3 आपको याद रखनी है, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो देखिए अगर हम लोग बात करें 9 डिग्री की तो ये लक्षद्वीप को अलग करती है। अगर हम लोग बात करें अंडमान निकोबार तो 10 डिग्री, और मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री। तो याद रखिएगा 10 डिग्री अंडमान निकोबार, फिर नीचे आएंगे लक्षद्वीप मिनिकॉय, और फिर और नीचे आएंगे तो मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री। इस तरीके से आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और सरल प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन बी माही नदी। अगला प्रश्न, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? देखिए जो शैलें हैं, इन चट्टान हैं वो 3 प्रकार की हैं, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कायांतरित। कायांतरित को ही हम लोग क्या कहते हैं? रूपांतरित भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, उन आग्नेय चट्टानों के उदाहरण आएंगे आपके बेसाल्ट या ग्रेनाइट। अगर बेसाल्ट ग्रेनाइट आए तो आग्नेय चट्टानें। लावा के निकलने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ, ये भी बात याद रखिए। आग्नेय चट्टानों का निर्माण लावा के निकलने से हुआ है। अब सादी चट्टानें, इनमें आपकी आ जाएंगी जो पत्थर वाली, जैसे बलुआ पत्थर हुआ तो आ जाएंगी, चूना पत्थर हुआ तो ये आ जाएंगे अब सादी चट्टानों में। कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में तो संगमरमर तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे, अगर स्लेट आ जाए तो स्लेट शब्द भी याद रखिएगा, क्वार्ट्ज आ जाए तो क्वार्ट्ज भी याद रखिएगा, कायांतरित के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, और अन्य उदाहरण जरूर याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, तो पहला नेशनल पार्क है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, पहले इसका नाम हेली था, बाद में जिम कॉर्बेट कर दिया गया। कहाँ है ये दोस्तों? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसके अलावा आप ये भी बात याद रखिए, काजीरंगा है असम में, जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। अगला प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है? तो टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ हैं? तो पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया जा चुका है कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल के आसपास ही है ये। अगला प्रश्न, अटाकामा मरुस्थल जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अब यहाँ से पहला प्रश्न तो यही याद रखिए कि किस मरुस्थल को विश्व का सबसे सूखा यानी शुष्क मरुस्थल माना जाता है? तो अटाकामा मरुस्थल को। अब ये किस महाद्वीप में है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। किस देश के पास है? तो चिली देश में, आप समझ लीजिए, लेकिन महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत का पहला आधुनिक और लोहा और इस्पात कारखाना टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? देखिए सुवर्ण रेखा नदी इसका सही आंसर है, और जगह भी याद रखिए जमशेदपुर। अगला प्रश्न, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन 2 बड़े भूभागों को यानी महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य सत्रिया भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य सत्रिया संबंधित है असम से। मणिपुर का याद रखेंगे मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, केरल का याद रखिएगा दोस्तों मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा, और कथकली भी, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश। अगर कभी भी एलोरा का कोई क्वेश्चन आए और अगर आपको आंसर ना भी पता हो तो आप राष्ट्रकूट लगा देना, अगर ना पता हो तो, क्योंकि वहां पर कभी कभी किसी और वंश के राजाओं ने भी कुछ बनवाया है, लेकिन अगर ना पता हो तो राष्ट्रकूट ही लगाना आप। अगला प्रश्न, अंबुबाची मेला किस मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है? देखिए अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है कामाख्या देवी मंदिर में। कहाँ है कामाख्या देवी मंदिर? असम में है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा 2004 में किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? देखिए पिछले ही प्रैक्टिस सेट में बताया गया कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है शास्त्रीय भाषाओं की संख्या दोस्तों? 11 है। और उन 11 में सबसे पहली जो भाषा जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वो थी दोस्तों तमिल। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? अब देखिए राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250, और उन 250 में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किस संवैधानिक संस्था का गठन किया गया है? अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए
किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, न्यूनतम का मतलब सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए 25 वर्ष लोकसभा या विधानसभा, 30 वर्ष राज्यसभा या विधान परिषद, 35 वर्ष राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बनाया गया? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन पहले मौलिक अधिकार 7 थे और संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन 1978 में हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों से। तो और उसके बाद मौलिक अधिकार कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छा लग रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिनको भी आवश्यकता हो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी प्रश्न से संबंधित आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का निस्तारण जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? देखिए संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। उपराष्ट्रपति इसका आंसर है कि ये भारतीय संसद का अंग नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में रजत क्रांति का संबंध, ये तो शायद आपको पता ही होगा, आलू से संबंधित है गोल क्रांति, अंडा से संबंधित है रजत क्रांति, दूध श्वेत क्रांति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वैसी बाजार स्थिति जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो, केवल एक ही विक्रेता है, एक आदमी बेच रहा है बस, तो इसको क्या कहेंगे? एकाधिकार कहेंगे। क्या कहेंगे? एकाधिकार, मोनोपोली। अगला प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हिंदी में इसको कहेंगे मानव विकास सूचकांक, याद रखिएगा। क्या कहेंगे? मानव विकास सूचकांक। किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है कि कौन कौन से 3 कारक इसमें सम्मिलित हैं? तो इसमें 3 कारक सम्मिलित होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो ये तीनों फैक्टर आप याद रखिएगा, इसी आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर ही आपको वीडियो तुरंत आप तक पहुंच जाए, तुरंत आप देखें और पेपर में 30 का एक सामाजिक विषय सब करके आए बढ़िया, एकदम 60 में 60 नंबर का। चलिए दोस्तों, आगे एक प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में उपयोग होने वाले शब्द एनपीए का पूर्ण रूप क्या? देखिए एनपीए का मतलब होता है जैसे कि किसी ने बैंक से लोन लिया और फिर वो उसका इंटरेस्ट वगैरह सब चुकाए बिना ही लोन चला गया कहीं और, वो कर्जे में चला गया पैसा, तो उसको एनपीए कहा जाता है। तो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो डूबते हुए कर्ज को, मतलब कर्ज जो यानी जो पैसा डूब रहा है उसको दिखाता है। तो इसका आंसर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।